माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। आज हम लोग क्लास 12 से फिजिकल का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। का बोर्ड सीबीएसई हो या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, इधर जेई हो, सीईटी हो, नीट हो, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे भी, क्योंकि चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। चैप्टर का क्या है? वेटेज ज़्यादा है। हम लोग रुक करके पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिर देखते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इसके हेडिंग को देखोगे तो दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं। एक क्या आता है शेखर? एक टर्म से दूसरा क्या बेटा? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। बोलो हाँ ना। जब भी आप क्लास 10th के बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आदि ध्यान से समझना बेटा, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री ये जो वर्ड है लीड्स टू भी क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो एक वर्ड है केमिस्ट्री जिसका मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। और दूसरा वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो ये वर्ड तुमको काफ़ी सिमिलर होगा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो है ना। इलेक्ट्रो, और वहाँ पे तुम पूरा चार्ज को ही पढ़ते हो। किसको पढ़ते हो? चार्ज। और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब, लेकिन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का चार्ज का मतलब जरूरी होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हो। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और यहाँ पे चार्ज का मतलब आयंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बोलो है ना। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है? एकदम ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक करंट। तो तुम्हें चैप्टर के नाम से ही लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका दो पार्ट है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो, दूसरे को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर का हेडिंग है, इसके दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो, दूसरा क्या बेटा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकता है। यही दो वजह है और यही दो चीज होता है जिसमें हम लोग दो टाइप के सेल को पढ़ते हैं। एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? केमिकल सेल। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब आप करंट पास कराओगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपने को दो टाइप के सेल को पढ़ना है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब एक बार केमिकल रिएक्शन होगा तो करंट का फ्लो होगा, दूसरा वो सेल जिसमें करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। रुक कर पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। अपने घर में देखो इन्वर्टर, अपने घर का दोनों काम करता है। तो जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट से बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, फिर पोटेंशियल स्टोर हो रहा होगा। और जब लाइट चली जाए तो इन्वर्टर क्या काम करता है? बैटरी के केमिकल रिएक्शन से क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। तो इन्वर्टर दोनों काम करता है, नहीं करता है? तो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना ही है कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब यहाँ पे आपको सेल को ही पढ़ना है। एक वो पार्ट जहाँ पे केमिकल रिएक्शन से करंट का फ्लो होगा, बोलो, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा करंट फ्लो होने से केमिकल रिएक्शन होगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस ऑफ सेल। बोलो हाँ ना। तो यही, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या बेटा? केमिकल एनर्जी। और यही दो टाइप के कन्वर्जन से अपने को दो टाइप का सेल पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत? तो ही अपना इन्वर्टर का मैंने डायग्राम से आपको दिखाया भी है कि इन्वर्टर दोनों काम करता है। जब लाइट आती है तो उसको क्या करता है? चार्ज करता है। लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर उसी से पावर सप्लाई देता है। बोलो ना। जब इन्वर्टर चार्ज करता है तो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। और इसी से अपने को दो टाइप के सेल पढ़ने होंगे। बोलो है ना। अब उससे पहले रुक करके हम लोग आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स पे, कंडक्टर वगैरह पे, कि कंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर का होना तो जरूरी है।
तो पहला वर्ड है क्या बेटा, कंडक्टर। अब ये 9th 10th हर बच्चों को पता होता है कंडक्टर क्या है। वैसा कोई सब्सटेंस जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। बोलो ना, हाँ है ना। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर। एग्जाम्पल में जितने भी मेटल्स हैं देख क्या है, कंडक्टर। तुम एक यहाँ पे और एक एग्जाम्पल समझते हो, सॉल्ट क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? सॉल्ट इंसुलेटर है, लेकिन सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्टर है। तुम कभी नमक के डब्बे से वायर लगा दो तो तुमको करंट नहीं दौड़ेगा, लेकिन पानी में भी वायर डालो तो करंट नहीं लगता, लेकिन पानी में कुछ सॉल्ट डाल दो तो फिर। मतलब कंडक्टर के होने के लिए आयन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, आयन। कंडक्टर दो ही टाइप से हो सकता है शेखर, ध्यान से समझ, या तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, या तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, या तो आयंस के मूव करने से। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस टाइप के कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? और अगर आयन मूव करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इसमें तुम अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला बात करोगे तो ये जो कंडक्टर हुआ, मतलब टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड हुआ। कंडक्टिविटी मेटल दो ही तरह से शो कर सकता है, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फ्लो ऑफ आयन। बोलो, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस टाइप के कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? और दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ। अब आयंस के फ्लो होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है कि नहीं है, बोलो है ना। और आयन के फ्लो होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है कि नहीं है। अरे मीडियम मिलेगा तभी तो आयन मूव करेगा। तो यहाँ पे किसकी जरूरी है, तो यहाँ पे मीडियम का होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो भी मेटल है उसी से करंट दौड़ेगा। बोलो, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या एग्जाम्पल है। देखो, मेटल है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड क्या बेटा, सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट मोल्टेन के फॉर्म में है तो भी तो मीडियम मिल गया ना। बोलो, तो अगर कोई सॉल्ट फ्यूज सॉल्ट है या मोल्टेन सॉल्ट है तो उसी को क्या बोलेंगे, वो भी कंडक्टिविटी शो करेगा। और अगर वाटर इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर का मतलब क्या, कि उसमें कुछ ना कुछ आयन प्रेजेंट है, तो भी वो क्या करेगा, कंडक्टर। लेकिन अगर प्योर वाटर है तो नहीं शो करेगा। बोलो ना, तुमने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट्स, उसमें कहता है सॉल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं है, प्योर सॉल्ट गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दोगे, क्यों, सॉल्ट को आयोनाइज होने के लिए, मोबिलाइज होने के लिए मीडियम मिल गया वाटर, तो कंडक्टिविटी को क्या करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर कहता है कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर किसके वजह से होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसके वजह से होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। पहले बता दिया, ऊपर वाला पार्ट फिजिक्स का है, तुम फिजिक्स में भी पढ़ते होगे, और नीचे वाला पार्ट क्या है। अब कुछ टॉपिक तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स से मैच करेगा। जैसे तुमने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा होगा, कंडक्टेंस पढ़ा होगा, रेसिस्टिविटी पढ़ा होगा, सब कुछ यहाँ तुमको वापस से पढ़ना है। लेकिन वहाँ पे सारी कुछ किसके लिए कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री में क्या मूव करेगा, आयन। फिजिक्स में भी करंट मिलता है, फिजिक्स में भी करंट दौड़ता है, लेकिन किसी वायर से होकर के करंट दौड़ता है, क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में भी करंट दौड़ेगा, लेकिन क्या मूव करेगा, आयंस। तो जितनी सारी चीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ पढ़ते उतनी सारी चीज़ तुमको वापस यहाँ पढ़ना है। बताया तो इस चैप्टर में 3 पार्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल सेल। और तीसरा कंडक्टेंस ऑफ सेल, जहाँ पे पूरा का पूरा जो वहाँ पे तो ओम्स लॉ में पढ़ते थे, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, सब तुमको यहाँ वापस से पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? फिर अब मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं। यही है, द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अंडरगो एनी केमिकल चेंज आर कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टर। जितने भी गुड कंडक्टर वगैरह है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, बोलो हाँ ना। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी कौन शो करता है, गोल्ड। फिर क्या शो करता है, सिल्वर। फिर क्या शो करता है, कॉपर। लेकिन ये सब कॉस्टली मेटल होते हैं, इस वगैरह से तुम जो है उसी को याद रखना। आज के टाइम में ज़्यादातर हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं।
किसकी बात करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम की बात करते हैं। ये एक बैटरी से लगा करके तुमको दिखाया भी है कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होने के लिए क्या होगा? क्या मूव करेंगे? आयन। क्या मूव करेंगे? आयन। दिस सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू क्या बेटा? आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, या किसमें बेटा? मोल्टेन सॉल्ट, और कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बोलो भाई ना। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम उसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब समझो, मैं तुमको पहले रुक करके थोड़ा समझाता हूँ कि होता क्या है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बैटरी को लेते हैं। क्या लेते हैं? अब किसी भी बैटरी को देखना, पेंसिल सेल टाइप की बैटरी होती है, ये दिख रहा है तुमको? इसी टाइप की बैटरी होती है ना, देखा भी होगा तो घर वगैरह में। ये इसका निगेटिव है, ये इसका क्या है? पॉजिटिव है। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जिस आयन के अंदर तुमको कंडक्टिविटी देखना हो, जिस आयन के अंदर तुमको क्या करना हो? कंडक्टिविटी देखना हो, हम उस सॉल्ट के सॉल्यूशन में दो मेटल रॉड को डिप करते हैं। सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं? दो मेटल रॉड को डिप करते हैं। कभी तुम ऐसे गाड़ी वगैरह का या घर पे जो इन्वर्टर की बैटरी उसको देखे हो, उसमें तुम देखना कई सारे पैरेलल प्लेट होते हैं, इस टाइप के स्क्वायर में प्लेट होते हैं, एकदम पैरेलल प्लेट, देखा होगा? बोलो ना। इसका कुछ ना कुछ लेंथ एंड विड्थ होता है। कभी भी तुम किसी भी गैराज पे जाना, फूटे हुए टूटे हुए बैटरी में देखना। अब तो बैटरी का जो कवर होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी आता है, उसमें देखना कई सारे पैरेलल क्या होते हैं? प्लेट होते हैं। ये जो पैरेलल प्लेट है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। अब इसी को यहाँ रॉड से दिखाया गया। बोलो। एक जो ये है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। बोलो ना, हाँ ना। तो अब इस बैटरी के जिसको पॉजिटिव से जोड़ा वो इलेक्ट्रोड, ये क्या थे? इसको अपन क्या बोलते हैं? जो मेटल प्लेट या मेटल रॉड है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो ये भी अपना क्या हो गया? ये भी अपना क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। बोलो हाँ ना। अब जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के, ये स्विच है, ये तुम्हारा क्या है? बोलो ना हाँ ना। अब जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। पहले ध्यान से समझ ले, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए किसको लिया है? मोल्टेन NaCl को। NaCl मोल्टेन के फॉर्म में है, तो ये किसके फॉर्म में टूटेगा? Na+ और Cl-। बोलो। तो ये किस में टूटेगा? आयोनाइज होगा। Na+N। बोलो हाँ ना। दो अलग अलग आयन है या नहीं है? ठीक। अब ये इलेक्ट्रोड कैसा था? पॉजिटिव। तो इधर कौन सा आएगा? बोलो है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है Cl-, मेरी बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रोड कैसा है? तो इसमें कौन सा आयन आएगा? बोलो हाँ या ना। अब जो इलेक्ट्रोड निगेटिव है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? तो इस इलेक्ट्रोड को अगर नाम दे दूं तो इसको क्या बोलेंगे? और ये जो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ऐसे भी याद रखना, Na+ और Cl- में कैटायन कौन सा है? अरे जो Na+ है ना बच्चे, ध्यान से समझना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? और जो Cl- है कौन सा है? Na+ को क्या बोलते हैं? कैटायन। कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, Cl- क्या है? एनायन, वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? एनायन एनोड के टुवर्ड्स जाएगा। A फॉर एनायन, A फॉर एनायन, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड। तो देखो एनायन किस पे आ रहा है? एनोड पे। C फॉर कैटायन, C फॉर, बोलो है ना। वैसे भी याद रखना, अपोजिट आयन अपोजिट टर्मिनल पे जाएंगे। बोलो है ना। तो जितना ज़्यादा आयन मूव करेंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा? करंट दौड़ेगा। या ये भी सकते हैं, जितना ज़्यादा करंट दौड़ेगा उतना ज़्यादा क्या करेंगे? आयन मूव करेगा। बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है किसकी वजह से? आयन के मूव होने की वजह से। बोलो हाँ ना। इस पे क्या होगा कि Cl- आयन, जिसको हमने क्या बोला? एनायन, कहाँ जाएगा? एनोड पे। बोलो, क्या गलत कह रहा हूँ? और एनोड पे क्लोरीन
आकर के यहाँ पे इस क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे जो गैस बबल्स निकलेंगे वो कौन सा गैस होगा? क्लोरीन गैस होगा। बोलो हाँ ना। और यहाँ पे क्या होगा? सोडियम आयन आकर के, सोडियम मेटल है, इस पे सोडियम मेटल क्या होगा? डिपॉजिट होगा। बोलो मेरी बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? और इस प्रोसेस को आगे जाके नाम देंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या नाम देंगे? अभी उतने गहराई में अपने को नहीं जाना है इलेक्ट्रोलाइसिस के गहराई पे। समझ में आया? ये सर्किट किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे आयन के मूव वजह से यहाँ पे करंट तुमको मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे जितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बोलो हाँ ना। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा Na+ और Cl- का आयन यहाँ पे मिलेगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। बोलो हाँ ना। अब समझो तुमने NaCl लिया 100 मॉलिक्यूल और 100 में से 100 टूट गए तो ज़्यादा आयन मिलेगा, और तुमने 100 लिए होते उसमें से 10 ही आयन आयोनाइज होते, 10 ही आयन टूटते। तो किस केस में आयन ज़्यादा मिलेंगे? जब 100 में 100 टूटेंगे या 100 में 10 टूटेंगे? बोलो, जब 100 में 100 टूटेंगे तो ज़्यादा आयन मिलेगा। आयन या इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाए। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करेगा, वहाँ पे नंबर ऑफ आयन कम मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्या बेटा? सॉल्ट। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ या ना। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। किसकी बात? तो वो अगर कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा था तो ये कंप्लीटली करेगा क्या? नहीं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज क्या बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी वीक एसिड एंड बेस होंगे दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ ना। समझ में आया? ये देखो, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या है? वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH3 अमोनिया, ये भी क्या है? वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन है वो भी क्या है? वीक बेस है। ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो हाँ ना। तो हम रुक करके क्या देख रहे थे? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे को क्या बोलते हैं? अब दोनों में से कौन सा अपने फिजिक्स का है, कौन सा अपने केमिस्ट्री का है? कौन सा अपने फिजिक्स का है? तो मेटेलिक वाला आपका क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक वाला क्या है आपका? एक किसकी वजह से हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सी वजह से? आयन की वजह से। बोलो हाँ ना। अब ध्यान से समझना, आयंस आएंगे कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट से। अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर टेम्परेचर दोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। बोलो ना हाँ ना। तो तुम ध्यान से देखो, पहले फिजिक्स वाला मैं तुमको बता देता हूँ। चार्ज कैरिड बाय क्या बेटा? किसकी वजह से? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे किसकी वजह से? आयन की वजह से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज होगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे बिना केमिकल चेंज के आयन ही नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे केमिकल चेंज होंगे, है ना? टेक प्लेस बाय केमिकल चेंजेस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मास कोई चेंज होगा? मास कोई चेंज होगा? एक वायर से सालों तक अगर करंट दौड़े तो क्या वायर का मास कम ज़्यादा होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे मास चेंज होगा। बोलो, तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी वायर वगैरह में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो फिजिक्स में, रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। बोलो हाँ ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ती है ना, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा क्या? नहीं। देखो, रेसिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ क्या बेटा? कर्नेल्स। यहाँ पे रेसिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन एंड क्या बेटा? विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन या विस्कोसिटी दोनों कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टेंस वाला नेचर कम होगा। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है, कंडक्टेंस क्या हो जाती है? कमती है। बोलो, पढ़ा होगा ना कि तभी तो हीटिंग इफेक्ट आता है कि जितना देर ज़्यादा देर तक किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट को आप यूज करो वो गर्म होता है। बोलो ना, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम जाती है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कमेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों उल्टा है या नहीं है? द रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ द क्या बेटा? इंक्रीज इन
टेम्परेचर, जो फिजिक्स में होता है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने पे। बोलो। अब यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट फॉलोड, यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या होगा, फॉलोड होगा। अब यहाँ पे कितना करंट कराने पे कितना मास कैटायन एनायन मूव करेंगे, इसी के लिए एक साइंटिस्ट थे फैराडे, जिन्होंने अपना क्या दिया था, लॉ दिया था, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बोलो, फिजिक्स में तुम कौन सा लॉ पढ़ते हो, ओम्स लॉ। यहाँ पे ओम्स लॉ के साथ साथ तुम कौन सा लॉ पढ़ते हो, फैराडे लॉ। अब तुम कहोगे सर अब तक जो आपने पढ़ाया उसका समरी क्या था, तो समरी कुछ नहीं था। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, वही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा क्या बेटा, केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का मतलब क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन। 2 संभावना हो सकता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकता है। पक्की बात। दोनों केस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट मिल रहा है, तो रुक करके हमने कंडक्टर को देख लिया। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ पे कंडक्टर 2 टाइप के हो गए, एक कौन सा, मेटेलिक, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कंडक्टर वो है जो बचपन से तुम पढ़ते हो, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, जो फिजिक्स में तुम पढ़ते हो। यहाँ पे किसकी वजह से होगा, फ्लो ऑफ आयन। आयंस को आयनाइज होने के लिए या कोई ना कोई मीडियम का होना जरूरी हो, या तो उसका तुम एक्वस मीडियम ले लो या तो मोल्टेन मीडियम ले लो, दोनों केस में हो जाएगा। दूसरा एक और क्या बात है कि इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 टाइप के होंगे, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं। बोलो हाँ ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस आएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड जितने भी सॉल्ट आते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में पढ़े होगे तो वहाँ पे कई सारे सॉल्ट वैसे भी हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, उसके लिए तुम पढ़ते होगे एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, KSP। इसमें एक ही चीज आ गया कि एक में इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आयंस। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कमेगा। बोलो हाँ ना। फिर देखा यहाँ पे हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पे फैराडे लॉ नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो कहा कितने टाइप के सेल होंगे, 2 टाइप के सेल होंगे। कौन कौन से, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यही 2 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कई सारे नाम होते हैं, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। कई सारे टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे। अभी हम लोग पहले सेल को पहचानेंगे कैसे, क्या नाम है, इलेक्ट्रो और केमिकल। तो ये सेल क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ये सेल क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो ये सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, किसमें, बोलो। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो है ना। तो इस केस को मैं कह सकता हूं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बोलो, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, बोलो, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या बेटा, केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। एग्जाम्पल से बात करो, इसमें से कौन सा केस तुमको चार्जिंग ऑफ इन्वर्टर लग रहा है, चार्जिंग ऑफ बैटरी, बोलो ना, भाई इन्वर्टर। और किस केस में लग रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी भाई इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या कर रहा है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज भी करता है, बैटरी को डिस्चार्ज भी करता है। लाइट आ जाती है तो जो अपना पावर है उससे बैटरी को क्या करता है, चार्ज कर देता है। जैसे ही लाइट कटी तो बैटरी से क्या कर देता है, पावर दे देता है। तो ये काम, दोनों काम इन्वर्टर ही कर रहा है। बोलो, तो इसमें से इन्वर्टर का कौन सा केस कब है, बताओ सोच के तुम्हें। ये कब का है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल, मतलब जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है, मतलब लाइट कटने के बाद वाला जो फेनोमेना होता होगा, तो कह सकता हूँ चार्जिंग ऑफ बैटरी बाय इन्वर्टर। बोलो है ना।
तो इसका अगर मैं एग्जांपल करूं तो क्या होगा बता, चार्जिंग ऑफ बैटरी वाया क्या बेटा, अब ये मत पूछना इन्वर्टर क्या होता है, बोलो हाँ ना। दूसरा इसमें बताओ, इसका एग्जांपल बताओ, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी वाया इन्वर्टर, बोलो है ना। इन्वर्टर कुछ नहीं है, बैटरी की एनर्जी को कलेक्ट करना। तो जब बैटरी की एनर्जी कन्वर्ट करेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगा ना, तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी वाया क्या बेटा। अब रुक करके मुझे बताओ, अब इतना सब बच्चों को पता है, अब इतना काम में बढ़ा के छोड़ दो तो हर कोई एक ऐसा बच्चा है जो बोलेगा मेरे को नहीं समझा। अगर किसी को ऐसा डाउट है तो मुझे को बता कि कौन बच्चों को लगता है उसको नहीं समझ में आया। जेई ने इसी पे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि किस सेल, इसमें से कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो जैसे ही पावर कटी, ऑटोमेटिक इन्वर्टर को तुम जाके ऑन नहीं करते हो, इन्वर्टर तुरंत एसी दे देता है। लेकिन समझो तुम्हारे यहाँ लाइट ही नहीं है 4 दिन तक, तो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर पाएगा क्या, बोलो ना। तो बैटरी का चार्ज होने के लिए करंट की ज़रूरत है, लेकिन करंट मिलने के लिए बैटरी से ज़रूर फटाक से मिल जाएगा अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो, बोलो है ना। और कहता है थर्मोडायनामिक्स कहता है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा, बोलो है ना। तो जेई का क्वेश्चन था किस सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल रिएक्शन से करंट का मिलना स्पॉन्टेनियस है, बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो सेल होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा। स्टार लगा के लिख देता हूँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ये प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, तो इसका डेल्टा जी क्या हुआ, पॉजिटिव। समझ में आया। अगर आप यहाँ पे आकर के जब तुम किसी बुक में तुम सिलेबस देखोगे तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया गया है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी 2 एस्पेक्ट है, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव, बोलो है ना। अब इस चीज को रुक करके पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट होगा। यही 2 चीज हमने कहा ना, हो सकता है। लेकिन लोग कैसे सोचे होंगे कि ऐसे कोई बैटरी हो सकता है जिसमें बैटरी में रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन मिले, करंट मिले, बोलो हाँ ना। कैसे समझ में हमें आया होगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं गैल्वेनिक सेल ड्रॉ कर दूं, तुमको बता दूं देखो ये गैल्वेनिक सेल, तुम इसको मान लो। लोगों ने कैसे सोचना शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं सोचो। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी ने पढ़ा होगा, पहली बार समझा होगा, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट तो ओरिजिन से ही हुआ होगा। ये एक इंसिडेंट था, वहीं से लोगों को समझ में आया। कभी कभी बोलते ना हाथ से भी कुछ सिखा जाते हैं, तो ये दरअसल एक इंसिडेंट था। ऐसा नहीं था कि लोग करवा रहे थे इसको, कर कुछ और रहा था, कुछ इंसिडेंट हुआ, मिल कुछ और गया, लोगों ने वहीं से सीखना ऑब्जर्व किया। तुम कभी पहले पुराने सिलेबस को देखोगे तो एक चैप्टर इसके साथ आता था जिसको नाम था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब पहले आईआईटी हुआ करता था तो आईआईटी के सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही तुमको एक चैप्टर था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझ में आया। फिर उसको वहाँ से हटा करके अलग से एक चैप्टर दिया गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो क्लास 11th में डाला गया। फिर नए सिलेबस में उसको भी हटा दिया गया। क्या किया गया, उसको हटा दिया गया। चैप्टर का नाम क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छा होना चाहिए। तो अगर अपना नहीं है तो हम इसको साथ में ही पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। क्या कर लेंगे, साथ में भी पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। इंसिडेंट क्या हुआ था, ध्यान से देखना। ये एक मैं कंटेनर लेता हूं, ये क्या ले लिया, कंटेनर, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। या तो सॉल्यूशन लिखूं या एक्वस कॉपर सल्फेट लिख दूं, दोनों एक ही चीज है। या तो कॉपर सल्फेट क्या ले लूं, सॉल्यूशन, या इसी को मैं एक्वस कॉपर सल्फेट भी बोल सकता हूं, ऐसे CuSO4 एक्वस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल इसका कॉमन नेम में तुम पढ़ोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट में तुमको पढ़ना है। मतलब इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा ना वो ब्लू कलर होगा, समझ जाओ क्या होगा। जैसे ZnSO4 को बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल, FeSO4 को बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। हर सॉल्यूशन का अपना, हर केमिकल का कोई ना कोई कलर होता है ना, तो इसका कलर कैसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है ना। अब हुआ क्या, किसी भी इंसिडेंट से इसमें एक जिंक मेटल है, जिंक रॉड इसमें गिर गया, जिंक रॉड गिर गया होगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। तो मैं इसमें क्या करता हूं, एक जिंक रॉड तुमको दिखा देता हूं। ये बिगिनिंग टाइम था, इंसिडेंट समझ में आया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड क्या हुआ, गिरा। आफ्टर सम टाइम तुम भी रहोगे, तुम कोई काम कर जाते हो, कभी कभी तुम्हारा टेबल से तुम्हारा मोबाइल फोन ही गिर जाता है, या कोई भी चीज़, पेन गिर गया, पेन का कैप ही गिर गया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ करके कैप उठाते हैं। बोलो है ना, ऐसा ही होता है ना शेखर। कुछ बच्चे बोलते चलो पढ़ लूंगा तो बाद में उठते वक्त उठा के रख दूंगा। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है। तुम किस कैटेगरी में आते हो, दूसरे वाले में, पहले पढ़ेंगे फिर बाद में पेन का कैप उठाएंगे। बोलो है ना। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं तो ऐसे बोलते भी हैं कि कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं। जीवन में चाहे स्टूडेंट हो या हर एज में कोई भी आदमी हो, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी है। कुछ लोग अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर हो जाते हैं। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें उस वक्त में तुम्हारा वो ड्रीम चाहिए, तुम्हारे वो अपने लोग चाहिए। मुझे लगता है सपनों के लिए अपनों से दूर होना सही है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पहले वाले केस में होगे, अगर तुम ही साइंटिस्ट होगे तो तुम सोचोगे बाद में इसको निकाल लेते हैं। बोलो, जब तुम बाद में इस रॉड को निकाले, इसमें से बाहर निकाले, तो ये चौंकाने वाला एक इंसिडेंट तुमको मिला। क्या चौंकाने वाला इंसिडेंट था कि जितना जिंक रॉड सॉल्यूशन में डिप था ना, जितना जिंक रॉड सॉल्यूशन में डिप था, वो डिकम्पोज हो रहा था। क्या हो रहा था, वो डिकम्पोज हो रहा था, मतलब वो डिजॉल्व हो गया था। तो इसका वेट शेप चेंज हो गया होगा। देखो यही मैंने ब्लू कलर से दिखाया, ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा क्या था। लेकिन दरअसल ये जिंक रॉड तुमको मिला कैसा, लग रहा है ना वेट, जो जिंक रॉड का था उसका वेट थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ। बोलो है ना। दूसरा तुमको एक और चौंकाने वाली बात क्या मिली कि इस सॉल्यूशन में तुमको कुछ प्रेसिपिटेट मिले, कुछ लगा कि उसके बॉटम पे जमा हो रहा है। इस सॉल्यूशन में तुमको कुछ क्या मिला, बहुत कुछ। जब तुम ऑब्जर्व किए, पहले तो जिंक रॉड निकाल लोगे, झटका लगा, तुम करे गया कहाँ, तुमको लगा जिंक डिजॉल्व ही हो गया होगा। तो एक तो वेट ऑफ जिंक रॉड कम हो गया था, दूसरा तुमको यहां पे क्या मिला, रेड कलर का क्या मिला होगा, प्रेसिपिटेट मिला होगा। तीसरा चौंकाने वाली बात थी कि ये सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा था, मतलब जितना डार्क ब्लू होगा उसका कलर फेंट हो रहा होगा। बोलो, तो तीसरा चौंकाने वाली बात क्या थी यहाँ पे, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या बेटा, गेट डिसअपियर। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर तुम रुक करके इस काम को कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं तुमको केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज तो होगा, तभी तो इस काम को कर रहे थे। हाँ या ना। हो क्या रहा था कि तुमने, हुआ क्या होगा, CuSO4 तुमने क्या ले लिया, एक्वस, जिसमें तुमने जिंक रॉड, जिंक तो सॉलिड था, रॉड है तो तुमने क्या डाला होगा, जिंक रॉड, सॉलिड कह दो या मेटल कह दो। हुआ क्या बाद में कि जिंक सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगा, तो ये सॉल्यूशन में क्या बना होगा, ZnSO4। अरे जिंक मेटल रॉड से कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जिंक पहले रॉड का पार्ट था, अब सॉल्यूशन का पार्ट हो रहा होगा। तुमको जिंक सल्फेट और सॉल्यूशन से बाहर क्या मिल रहा होगा, कॉपर मेटल। अगर क्लास 10th के लेवल पे बात करोगे तुम कहोगे सर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। बोलो हाँ ना। जिंक पहले सॉलिड में था तो जिंक पहले किस में आ गया, अब एक्वस में, और कॉपर सॉल्यूशन में था तो कॉपर किस में आ गया, एक्वस में। जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या
कि यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में था, Cu+2 में, और यहाँ पे जिंक सल्फेट में जिंक किस में है, Zn+2 में NSO4-2, क्योंकि कोई भी सॉल्ट अपने एक्वस फेज में आयोनाइज कर जाता है, और ये किस में है, SO। अगर इस रिएक्शन को देख करके समझा जाए तो जिंक Cu+2 एक्वस से कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में, और जिंक सॉलिड से कहाँ जा रहा है, Zn+2 एक्वस में। बोलो हाँ या ना। ये दो इंसिडेंट को मैं अलग से लिखता हूं तुमको समझाने के लिए, लिखूं, बोलो। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग से लिखता हूं। पहले देखो हुआ क्या, जिंक सॉलिड था, मेटल था ना, मेटल से जिंक कहाँ जा रहा है, Z1+2 एक्वस में। बोलो है ना। तो किसी भी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे कितना +2, आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बोलो। और कभी भी मेटल आयन में जाए तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। बोलो है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। दूसरा केस क्या हुआ होगा, Cu+2 एक्वस है, ये कहाँ जा रहा है, Cu सॉलिड में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो आयन न्यूट्रल होगा। तो ये क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। इसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बोलो है ना। तुम कहोगे सर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन शॉर्ट में बता ही दो, तो मैं तुमको बार बार कुछ टर्म्स बताता हूँ जो तुमको पूरे चैप्टर में समझने के लिए हो। कभी भी मेटल आयन में जाए, मेटल तो जिंक मेटल है, आयन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर आयन मेटल में जाए तो क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन कई सारे हैं, इस चैप्टर में जो यूज होंगे मैं तुमको वही बता रहा हूँ। तो अगर मेटल आयन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब मेटल इंटू आयंस, और रिडक्शन का मतलब बात ही नहीं कर रहे हो तुम, आयंस इंटू। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। इस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए तुम क्या बोले, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इस पार्ट में रिडक्शन है, इसको क्या बोले, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों तो एक ही कंटेनर में हो रहा है ना भाई। अरे बोलो है ना। जिंक रॉड भी उसी सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट भी उसी सॉल्यूशन में। बोलो है ना। ये तो एक इंसिडेंट हुआ रहा होगा। तो हुआ क्या स्टेटमेंट देखो कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, कॉपर के पास। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम जिंक टू क्या बेटा, कॉपर। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बोलो है ना। क्या हुआ, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स क्या बेटा, Zn+2 एक्वस प्लस क्या, Cu सॉलिड। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पार्ट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो। और कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर फुल रिएक्शन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते। लेकिन इस केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कंटेनर में हुआ ना। सोचो देखो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां, जिंक से कॉपर। और दोनों एक ही कंटेनर में है तो हमें पता नहीं चल रहा है इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है। बोलो। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर मैं इसी काम को 2 अलग अलग कंटेनर में कराऊं, अभी भी जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, और उस इलेक्ट्रॉन को मैं किसी कंडक्टिंग वायर से पास करा दूं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो। इलेक्ट्रॉन यहां भी फ्लो कर रहा है लेकिन तुमको करंट मिला क्या, इसमें मिला क्या करंट, नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को अलग अलग कंटेनर में कराऊं तो भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिंक से कहां होगा, कॉपर, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। मैं डायरेक्ट रिडॉक्स ना करा करके अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स कराऊं, जिंक का ऑक्सीडेशन अलग किसी कंटेनर में, कॉपर का अलग किसी कंटेनर में, और उस इलेक्ट्रॉन को मैं किसी वायर से पास करा दूं, तो मुझे उस वायर में करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
यही एक जनाधार था, यही एक बेस था किसका, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्या मेरी बात समझ में है? इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कंप्लीट रिडॉक्स। और यही डायरेक्ट के जगह में अगर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करा दूं तो अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलो ना हाँ या ना, क्लियर? तो यही तुम आर्टिकल वगैरह में किसी बुक में पढ़ोगे तो ये लिखा भी होता है कि सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक रॉड गिरा, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू। जिंक रॉड का वेट कम होगा, इसका ब्लू कलर क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। यहाँ पे रेड कलर क्या मिल रहा है, प्रिसिपिटेट मिल रहा है। और ये तमाम डिफरेंसेस आपको चौंकाने वाली बात मिली, जिससे लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और देखा दरअसल यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना। तो अब हम अगले क्लास में हम लोग टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू कराएंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कराएंगे, और जितने भी सेल है पूरा हर जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है। इसलिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का नॉलेज होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही तुमको? यहाँ तक तुमको समझ में आया? समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा? तो भी आप लेक्चर को समझ करके सुन करके लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन डायरेक्ट के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट। और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? लेक्चर का आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।